Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh, and as you know, we are discussing here the subject CRPC Part 2. This subject is provided in LLB 3-year course 6th semester. So today we will discuss a new topic which is provided in chapter 24 in the CRPC, and the topic is general provisions as to inquiries and trials. इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सेक्शन 300. ओके, ये जो ये जो टॉपिक है ये आपकी यूनिट सेकंड में दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसको हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेक्शन 300 एंड वी विल ट्राई टू कवर टुडे फ्रॉम सेक्शन 300 टू सेक्शन 6 to 8. Okay, so let's discuss the first provision of this section. It is persons, section 300, persons once convicted or acquitted not to be tried for the same offense. देखिए यहाँ पर आपने एक मैक्सिम पढ़ी होगी, नो पर्सन वैक्स ट्वाइस. इसका मतलब ये होता है किसी पर्सन को एक ही चीज़ के लिए दो बार परेशान नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर वही मैक्सिम अप्लाई की गई है. यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो भी पर्सन है, इसको प्रोविज़न वाइज पढ़ते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा. इट सेज अ पर्सन हु हैज़ वंस बीन ट्राइड बाय अ कोर्ट और कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन. मतलब कोई भी पर्सन जिसको कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट के थ्रू, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन्हें ध्यान रखने लायक है कि अ पर्सन हु हैज़ वंस बीन ट्राइड, जिसे एक बार ट्रायल हो चुका है, जिसका किसके थ्रू, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू, फॉर एन ऑफेंस एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड ऑफ सच ऑफेंस शैल व्हाइल सच conviction or acquittal remain in force not be liable to be tried against for the same offence nor on the same facts for any other offence for which a different charge from the one made against him might have been made under section. ये देख, अब इसको थोड़ा सा पहले सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं. देखिए कोई भी पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी का ट्रायल हो चुका है. ट्रायल से पहले वाली अगर सिचुएशन है तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता. यानी कि ट्रायल हो चुका है अगर किसके थ्रू, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन. अगर किसी का ट्रायल ऐसे किसी कोर्ट ने किया है जिसका ज्यूरिसडिक्शन उस केस को ट्राई करने का नहीं था, तो वहाँ भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता. कोर्ट जो है, इट मस्ट बी ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन. उसके अलावा फॉर एन ऑफेंस, देखिए ऑफेंस की कैटेगरी में होना चाहिए वो जिसका ट्रायल हो रहा है. एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड ऑफ सच ऑफेंस, डिस्चार्ज नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर कन्विक्ट और एक्विटेड की बात की गई है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन का ट्रायल हुआ है और कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट ने किसी उसको ऑफेंस के लिए कन्विक्ट या एक्विट कर दिया है, ठीक है, तो जहाँ पर ऐसा कन्विक्शन और एक्विटल फोर्स में है, वहाँ पर उसे उसी ऑफेंस के लिए दोबारा उसका ट्रायल नहीं होगा. अगर वो डिस्चार्ज है तो हो सकता है ट्रायल, ठीक है. अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का नहीं था तो ट्रायल हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक, और उसके अलावा नॉट द सेम फैक्ट्स, ना तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसे दोबारा ट्रायल नहीं होगा उसको उसी ऑफेंस के लिए, और ना ही उन्हीं फैक्ट्स पर किसी दूसरे ऑफेंस के लिए होगा. ठीक है, डिफरेंट चार्ज के लिए. अगर एक बार उस पर चार्ज लगाया गया है, अ डिफरेंट चार्ज फ्रॉम द वन मेड अगेंस्ट हिम माइट हैव बीन मेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 221. सेक्शन 221 में दिया हुआ है कि अगर किसी एक कोई ऑफेंस है, कोई एक एक्ट है जो किसी ऐसे ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है जिसमें डाउटफुल है कि वो बेसिकली कौन सा ऑफेंस है. मतलब कि एक कोई एक्ट है जिसमें डाउट है कि ये किस ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है, तो उसमें ये कहा गया है किसी भी एक ऑफेंस को जिसमें भी डाउट है उसको हम मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, उस कैटेगरी की यहाँ पर बात कर रहा है. तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि ऐसी किसी भी चीज़ के लिए उस पर्सन को दोबारा ट्रायल नहीं किया जा सकता, उस पर्सन का दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता, और उस पर्सन का दोबारा कन्विक्शन नहीं हो सकता. अगर उस ऑफेंस को 221(1) में ट्रायल किया जा सकता था या चार्ज लगाया जा सकता था उस आदमी पर. कैसे, मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिस पर 2 सेक्शंस के थ्रू एक ऑफेंस आ रहा है, ठीक है, यानी कि उस पर उसने ऐसा एक्ट किया है जो 2 ऑफेंसेस की कैटेगरी में आता है. अब एक ऑफेंस एक ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल हो गया. ठीक, यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि अब जब एक बार उसका ट्रायल हो गया, वो एक्विट हो गया, तो अब उसी फैक्ट्स पर उस पर जो दूसरा ऑफेंस लग सकता था अंडर 221, वो अब नहीं लगेगा, वो दोबारा उस पर चार्ज नहीं लगाया जा सकता.
क्योंकि सेक्शन 221 सब क्लॉज 1 में ये बात कही गई है कि या तो उस पर पहला लग सकता, दो अगर एक ही एक्ट में दो ऑफेंस आ रहे हैं तो या तो उस पर पहला लग सकता था या दूसरा लग सकता था, ठीक है, तो नहीं लगेगा वो, इस तरह से इसमें बात कही जा रही है कि दूसरा फिर लगा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले एक के लिए एक्विट कर दें फिर आप दूसरे के लिए कन्विक्ट कर दें या वाइस वर्सा। सब क्लॉज 2 says a person acquitted or convicted of any offense may be afterwards tried with the consent of the state government for any distinct offense for which separate charge might have been made against him at the former trial under subsection 1 of section 220। मतलब कि यहाँ पर ये बात की गई है सेक्शन 220 सब सेक्शन 1 में ऐसे ऑफेंस की बात की गई है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जो क्राइम किया है उसने और सेम ट्रांजेक्शन, कोई एक एक्ट है जो कि सेम ट्रांजेक्शन का है, ठीक है, उस एक्ट के थ्रू दो ऑफेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। वो दो ऑफेंस के लिए यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि अगर सेम ट्रांजेक्शन में दो ऑफेंस हुए हैं तो पर्सन को दूसरे ऑफेंस का ट्रायल हो सकता है और उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। पहले में क्या था, पहले में ये था कि ये डाउटफुल था, 221 सब क्लॉज 1 में ये डाउटफुल था कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है, ठीक है, और उसमें से एक के लिए उसे ट्रायल ले लिया गया। तो जब डाउटफुल था, एक के लिए आपने कर दिया तो दूसरे के लिए आप नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर क्या है, एक सेम ट्रांजेक्शन में, जो कि सेक्शन 220 कहता है, सेम ट्रांजेक्शन में कोई दो ऑफेंस किए हैं उस पर्सन ने, तो फिर उसे, भाई उसने तो यहाँ दो क्लियर ऑफेंस किए ना, डाउट का तो कोई चांस ही नहीं है, तो फिर उसे दूसरे ऑफेंस के लिए ट्रायल हो सकता है उसका। ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। 3 क्या कहता है, 3 यहाँ पर कहता है कि अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस constituted by any act causing consequences which together with such act constituted a different offense from that of which he was convicted। देखिए इसके लिए आपको एक इलस्ट्रेशन पढ़ाता हूँ, वो डिस्कस करते हैं, वो जो है इट इज़ मच बेटर इलस्ट्रेशन टू एक्सप्लेन द प्रोवाइजो, टू एक्सप्लेन द प्रोविजन, सॉरी। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए, देखिए बी इलस्ट्रेशन देखिए स्क्रीन पर, इट सेज ए इज ट्राइड फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एंड कन्विक्टेड। ए जो है ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ उसके साथ, और ए का जो ट्रायल हुआ वो किसी को ग्रीवियस हर्ट के लिए ट्रायल किया गया और उसे कन्विक्ट कर दिया गया। कन्विक्ट करने के बाद मान लीजिए वो पर्सन जिसको ग्रीवियस हर्ट हुआ है वो डेथ हो जाती है उसकी। तो यहाँ पर देखिए ट्रायल के पीरियड तक तो उसकी डेथ नहीं हुई थी, मान लीजिए बी था जिसको ग्रीवियस हर्ट हुआ, तो बी की डेथ ट्रायल तक नहीं हुई थी, तो ए पर चार्ज लग ही नहीं सकता था किसी भी उसका, आप कह सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड का, ठीक है, क्योंकि तब तो सिर्फ ग्रीवियस हर्ट का ही लग सकता था ना। लेकिन ट्रायल होने के बाद अगर उस पर्सन की या एक्विट या जो भी कन्विक्ट हुआ है पर्सन, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर वहाँ पर उस पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लग सकता है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो पर्सन पहले से ही उस पर उसको जो है ग्रीवियस हर्ट के लिए कन्विक्ट या एक्विट कर दिया गया हो, क्योंकि फिर तो नेचर ऑफ ऑफेंस बदल गया ना, इसलिए। अब यहाँ पर बात कही गई है, अगर हम 4 को देखें तो 4 में ये बात कही गई है, अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस constituted by any act notwithstanding such acquittal or conviction be subsequently charged with and tried for any other offence constituted by the same act which he may have committed if the court which he was first tried was not competent to try the offence which he was subsequently charged। मतलब ये बात कही गई है कि अगर कोई पहला कोर्ट था, मान लीजिए दूसरा ऑफेंस का नेचर चेंज हो गया, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, ऐसी सिचुएशन आती है, पहले के लिए कोर्ट कॉम्पिटेंट था, ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, दूसरा ऑफेंस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता जिसने ट्राई किया था उस ऑफेंस का, ग्रीवियस हर्ट का मान लीजिए, तो वहाँ पर सब्सिक्वेंट चार्ज जो लग रहा है उसके लिए कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट सब्सिक्वेंटली उसको ट्राई कर सकता है, यही बात इसमें कही गई, ठीक है। इसके बाद अ पर्सन डिस्चार्ज्ड अंडर सेक्शन 258, सेक्शन 258 में क्या है, वी हैव डिस्कस्ड इट। 258 टॉक्स अबाउट ट्रायल इन अ समन्स केसेस, समन्स केसेस के ट्रायल की बात यहाँ पर कही गई है। 258 टॉक्स अबाउट एक्विटल और कन्विक्शन, ठीक है, जजमेंट की बात करता है। तो क्या लिखा है, अ पर्सन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258, मान लीजिए 258 के अंदर कोई पर्सन डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, तो उसका दोबारा उसी ऑफेंस के लिए नहीं ट्रायल किया जाएगा उसको, जो भी समन्स केसेस का केस है उस, जब तक कि कोर्ट की कंसेंट न ली जाए, ठीक है। उसके अलावा 6 इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बस इतना कहता है कि जो भी ये सेक्शन है इस पर सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट इससे अफेक्ट नहीं होगा।
आप जो भी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन का मतलब द डिसमिसल ऑफ अ कंप्लेंट और द डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड इज़ नॉट एन एक्विटल। आई हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी कि जो भी एक्विटल और कन्विक्शन आप कुछ भी कह लीजिए, ये यहाँ पर एक्विटल की बात की गई है। एक्विटल इज़ नॉट अ डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट और नॉट डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड। एक्विटल कब आता है? एक्विटल सारे एविडेंसेस के बाद आता है, ठीक है। कोर्ट एक्विट कब करता है किसी को? दोनों पार्टीज़ के एविडेंसेस को लेने के बाद। जबकि डिस्चार्ज कब होता है? दोनों पार्टीज़ के एविडेंसेस को लेने से पहले। इसलिए एक्विटल डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। तो अगर किसी पर्सन को डिस्चार्ज किया गया है तो उसका दोबारा ट्रायल हो सकता है उसी ऑफेंस पे और उसी फैक्ट में, या फिर डिसमिसल हुआ है कंप्लेंट का, वहाँ भी यही सिचुएशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर एक्विटल हुआ है तब नहीं हो सकता। इलस्ट्रेशंस यू कैन सी इट योरसेल्फ। आप इलस्ट्रेशन को देखकर इस पूरे प्रोविज़न को समझ सकते हैं। नाउ विल कम टू सेक्शन 301। इट टॉक्स अबाउट अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अपीयरेंस ऑफ बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होगा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर है, ये बिना किसी रिटन अथॉरिटी को के जो है किसी भी केस जो कि अंडर इंक्वायरी, ट्रायल और अपील है, उस केस को में अपीयर हो सकते हैं और प्लीड हो सकते हैं, ठीक। ये बात इसमें कही गई है। मान लीजिए सब क्लॉज 2 क्या कहता है इसका? मान लीजिए कोई प्राइवेट पर्सन है जिसको कि मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि मान लीजिए एग्रीव्ड पार्टी से रिलेटेड पर्सन है, उसने किसी एक प्लीडर को सेलेक्ट किया कि वो उसके केस को प्रोसिक्यूट करे, ठीक है। तो बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही उस केस को डील करेंगे, लेकिन उनके अंडर में या उनके जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनके डायरेक्शन में वो पर्सन भी प्रोसिक्यूशन में इन्वॉल्व होगा जिसको एक पर्सन ने किसी मतलब कि जिसको एक पर्सन ने किसी प्राइवेट पर्सन ने इंगेज किया है उस केस में प्रोसिक्यूशन के लिए। जैसे मान लीजिए हम किसी कोई क्रिमिनल केस होता है ना, तो हम किसी वकील के पास जाते हैं। हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर के पास तो जाते नहीं हैं, तो हम किसी जनरल वकील के पास जाते हैं। वो वकील अब बेसिकली वो केस लड़ेगा कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में वो वकील उस केस को लड़ेगा। ये बात इस सेक्शन में कही गई है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 302 पर। इट टॉक्स अबाउट परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। इसमें क्या बात कही गई है देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी मजिस्ट्रेट जो केस को इंक्वायर कर रहा है या ट्राई कर रहा है, वो परमिट कर सकता है प्रोसिक्यूशन के लिए, ठीक है, किसी भी पर्सन को। बस कंडीशन क्या है? वो पुलिस ऑफिसर ना हो वो पर्सन, ठीक है, किसी भी। तो यहाँ पर एक तरीके से मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि अगर कोई एडवोकेट जनरल नहीं है, गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर नहीं है, ठीक है, तो भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि जो भी प्राइवेट प्रोसिक्यूटर्स होते हैं या प्राइवेट जो एडवोकेट होते हैं, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? उनको जो है उस केस के प्रोसिक्यूशन के लिए पावर दे सकता है कि आप इसको प्रोसिक्यूट करिए, ठीक है। तो यानी कि ये पावर प्राइवेट प्लीडर्स को भी मिल सकती है। उसके अलावा एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन में डू सो पर्सनली और बाय प्लीडर। कोई भी पर्सन प्रोसिक्यूशन, मान लीजिए मेरा केस है तो मैं केस, यहाँ पर ये एक इनेबलिंग प्रोविज़न है, ये पूरा 302 एक इनेबलिंग प्रोविज़न है, इसमें पावर्स दी गई हैं, ठीक है। तो पहले में प्राइवेट प्लीडर को पावर दी गई है और दूसरे में क्या कहा गया है कि कोई भी पर्सन, जो भी पर्सन है वो जो मतलब कि जो प्रोसिक्यूशन केस जिसने केस फाइल किया है, जो प्रोसिक्यूशन पार्टी है, वो या तो खुद से पर्सनली उस केस को लड़ सकती है या फिर एक प्लीडर इंगेज कर सकती है, ठीक है। तो ये एक पावर दी गई है एक प्राइवेट पर्सन को। सेक्शन 303 टॉक्स अबाउट राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है। यहाँ पर ये जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको एक राइट दिया गया है। क्या राइट दिया गया है? कि वो अपने केस को डिफेंड कर सकता है। किस तरीके से? बाय अ प्लीडर ऑफ हिज चॉइस, मतलब कि वो अपने प्लीडर को चूज़ करने के लिए फ्री है। तो यहाँ पर एक एक्यूज्ड को एक राइट दिया गया है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है अगर उसके अगेंस्ट, कोई भी केस फाइल उसका होता है एक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो वो अपने मन का प्लीडर लेकर उससे मतलब कि जो कि प्लीडर उसके बिहाफ पर केस लड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये चॉइस दी गई है एक्यूज्ड को। सेक्शन 304 टॉक्स अबाउट लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंस इन अ सर्टेन केसेस। देखिए इसका अगर सब क्लॉज 1 देखें तो इसमें ये बात कही गई है, इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो लीगल एड की बात की जा रही है एक्यूज्ड के लिए यहाँ पर, कि वो स्टेट के एक्सपेंस पर केस लड़ सकता है कुछ
कंडीशंस में वो लीगल एड किस स्टेज पर दी जाएगी, जब केस का ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में होगा तब। मतलब कि अगर कोर्ट अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो लीगल के एड अक्यूज्ड को दी जाती है वो किस स्टेज पर दी जाएगी या किस जगह पर दी जाएगी, जब सेशन कोर्ट में केस होगा। ठीक है, उसके नीचे अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वहाँ पर लीगल एड के बारे में बात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं की गई है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें कि जब भी कोई सेशन कोर्ट में ट्रायल होता है और एक्यूज्ड जो है रिप्रेजेंट नहीं किया गया है एक प्लीडर के थ्रू, मान लीजिए एक्यूज्ड खुद केस लड़ने की स्थिति में नहीं है तो उसको एक प्लीडर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो लेकिन वो प्लीडर जो है अब मान लीजिए कोई एक्यूज्ड पर्सन है, वो इकोनॉमिकली बहुत ही वीक है। ठीक है, वो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अब एक वकील इंगेज कर सके। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि एक्यूज्ड के पास अगर सफिशिएंट मींस नहीं है टू इंगेज अ प्लीडर, तो कोर्ट क्या करेगा, एक प्लीडर को असाइन करेगा उसको डिफेंड करने के लिए, और उस चीज़ के सारे एक्सपेंसेस स्टेट खुद वहन करेगा। ठीक है, ये बात कही गई है। सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि ये बेसिकली हाई कोर्ट की आप एक लेजिस्लेटिव पावर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि हाई कोर्ट को एक यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर दी गई है कि हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल के साथ कुछ रूल्स बना सकता है, और रूल्स किससे रिलेटेड होंगे, प्लीडर से रिलेटेड, जो कि एक्यूज्ड के लिए लीगल एड के थ्रू दिए गए हैं। ठीक है, उसमें क्या वो हाई कोर्ट किस चीज़ से रिलेटेड रूल बना सकता है, क्या प्रोवाइड करेंगे वो रूल्स, द मोड ऑफ सेलेक्टिंग प्लीडर फॉर डिफेंस अंडर सबसेक्शन 1, जो भी अभी हमने बात करी ऊपर सबसेक्शन 1 में लीगल एड की, कि वो उसको प्लीडर दिया जाएगा अगर उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है तो किस तरह से प्लीडर्स को सेलेक्ट किया जाएगा डिफेंस के लिए, ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा फॉर बाय मेकिंग द रूल्स विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके अलावा द फैसिलिटीज़ टू बी अलाउड टू सच प्लीडर्स बाय द कोर्ट के थ्रू क्या उस प्लीडर्स को फैसिलिटी अलाउ की जाएगी, और क्या फ़ीस दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे प्लीडर को। ठीक है, ये सब एक रूल मेकिंग पावर के थ्रू होगा हाई कोर्ट की, और ये सब वहीं से डिसाइड होगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्ट कर सकता है कि जो भी नोटिफिकेशन है 1 और 2 में, जितना भी हमने सेक्शन 304 में पढ़ा, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टेट, ये इसका मतलब बस ये है कि स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये कह सकता है कि ये कुछ सर्टेन ऑफ क्लासेस ऑफ केसेस हैं, इन केसेस पर ये दोनों प्रोविजंस अप्लाई होंगे और यहाँ पर प्लीडर दिया जाएगा डिफेंस को। ठीक है, सेक्शन 305 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर व्हेन कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन एक्यूज्ड। देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी है तो केस तो उसके अगेंस्ट भी फाइल होता है, क्रिमिनल केसेस फाइल हो सकते हैं। ठीक है, करप्शन का चार्ज लग सकता है, कुछ भी केस क्रिमिनल केसेस फाइल हो सकते हैं फाइल। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वहाँ एक्यूज्ड किसको माना जाएगा। ठीक, वहाँ पर मान लीजिए एक प्रोविज़न है कि हमने जैसा कि पहले भी पढ़ा जो टॉपिक था कि फॉर मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंसेस, वहाँ पे हमने पढ़ा कि जो भी एविडेंसेस दिए जाएंगे प्रोसिक्यूशन के, वो एक्यूज्ड के सामने दिए जाएंगे। अब एक्यूज्ड तो यहाँ पर कंपनी है, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पर देखिए, अब हम 305 को पढ़ते हैं। सब क्लॉज 1 कहता है कि इन दिस सेक्शन कॉर्पोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ओके, और अदर बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो यानी कि इन्होंने क्या बोला कि कॉर्पोरेशन में क्या क्या आएगा, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी आएगी, बॉडी कॉर्पोरेट आएगा, और सोसाइटी कोई भी आएगी जिसे कि सोसाइटी माना गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर पे। ठीक है, और जहाँ पर कॉर्पोरेशन एक्यूज्ड होगा वहाँ पर एक्यूज्ड पर्सन्स इन एन इंक्वायरी और ट्रायल इट में अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक रिप्रेजेंटेटिव एक अपॉइंट किया जाएगा कंपनी के थ्रू। ठीक है, और वहाँ पर सील या कॉर्पोरेशन की सील जरूरी नहीं है, बस एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, और आप इतना समझिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव होगा कंपनी का, वो कोर्ट में एज एन एक्यूज्ड सारे प्रोसीजर जो एज एन एक्यूज्ड फॉलो किए जाते हैं, मतलब कि एक एक्यूज्ड के लिए जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे प्रोविजंस उस रिप्रेजेंटेटिव को एक्यूज्ड मान कर किए जाएंगे। मतलब कि वो रिप्रेजेंटेटिव एज एन मतलब कि आप ये नहीं, मैं ये कहने का मतलब ये नहीं है कि उस एक्यूज्ड को पनिशमेंट मिलेगी, वो उस कंपनी के बिहाफ पर होगा। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो उस कंपनी के बिहाफ पर होगा। देखिए, लिखा हुआ है इसमें कि जब भी जो है वेयर आर रिप्रेजेंट, सब क्लॉज 3 देख सकते हैं, वेयर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉर्पोरेशन अपीयर्स एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोड दैट एनीथिंग शैल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। मतलब कि
जो भी सीआरपीसी में कहा गया है कि ये चीज़ एक्यूज्ड के सामने की जाएगी, तो वहाँ पर उस रिप्रेजेंटेटिव को के सामने वो काम किया जाएगा। मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव को एक्यूज्ड की जगह पर माना जाएगा। वो एक्यूज्ड नहीं है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव का जो रिप्रेजेंटेटिव वैसे ही काम करेगा, ठीक है। उसको वैसे ही एग्जामिन किया जाएगा, उसके सामने चीज़ों को वैसे ही एग्जामिनेशन किया जाएगा, एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए कंपनी तो एक आप कह सकते हैं ना कि नेचुरल बॉडी तो है नहीं, कंपनी एक लिविंग बीइंग तो है नहीं, इसलिए उसको एक रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया जाएगा उस पर्पज़ से। वेयर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉर्पोरेशन डज नॉट अपीयर, जहाँ पर वो अपीयर नहीं है वहाँ पर सब क्लॉज 3 अप्लाई नहीं होगा, ये बात कही गई है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा अब रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है? देखिए रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा राइटिंग में जिस पर मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन होगा, या जो भी ऐसा पर्सन जो कंपनी के अफेयर्स को डील करता है उसका साइन होगा, और उस स्टेटमेंट में रिप्रेजेंटेटिव का नाम स्टेटेड होगा, ठीक है। मतलब कि एक स्टेटमेंट होगा जिसमें रिप्रेजेंटेटिव का नाम स्टेटेड होगा, उस स्टेटमेंट पे मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन होगा, या फिर जो भी पर्सन जो मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे काम देखता है, यानी कि कंपनी या कॉरपोरेशन के अफेयर्स देखता है, उसका साइन उसके साइन होंगे। तो फिर उसे कोर्ट मानेगा कि ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो है यही, मतलब कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि जो ये पर्सन है यही एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा अब हम देखते हैं सेक्शन 306। 306 टॉक्स अबाउट टेंडर ऑफ पार्डन टू एकम्प्लिस। देखिए एकम्प्लिस के बारे में एविडेंस एक्ट में दिया गया है कि एकम्प्लिस कौन होता है, ठीक है। बेसिकली एकम्प्लिस वो पर्सन होता है जो एक पार्ट ऑफ द जो एक्यूज्ड होता है, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि एक्यूज्ड ऐसा जो मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 लोगों ने क्राइम किया है, उसमें से जो एक एक्यूज्ड है, अगर वो पर्सन अपनी सारी गलती मान ले और एकम्प्लिस बनने के लिए तैयार हो जाए और सारी चीज़ें सही सही बताने की कंडीशन, कुछ कंडीशंस पर सब कुछ सही सही बताए, ठीक है, तो उसे पार्डन दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसे एकम्प्लिस मानकर पार्डन दिया जा सकता है। 306 टॉक्स अबाउट दैट काइंड ऑफ पर्सन। ये कहता है कि इसमें ये बात कही गई है कि देखते हैं सेक्शन, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन। देखिए एविडेंस को पाने के लिए किसी ऐसे पर्सन ने जिसके बारे में कोर्ट को ये लगता हो कि ये पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस ऑफेंस से रिलेटेड है, ठीक है, जो कोर्ट में चल रहा है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कुछ कंडीशंस के साथ, ठीक है, ऐसे पर्सन को कुछ कंडीशंस लेकर, कुछ कंडीशंस के साथ ऐसे पर्सन को पार्डन दे सकते हैं, उसको मतलब कि सज़ा मुक्त कर सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी कि वो पूरा जो पर्सन है जो इसको एकम्प्लिस बनाया गया है, वो पूरा उस जो वो पर्सन है वो क्या करेगा, वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोज़र ऑफ, मतलब कि वो पूरा और सच्चा डिस्क्लोज़र देगा पूरी परिस्थितियों के केस का, ठीक है, और पूरे ऑफेंस का जितना उसके नॉलेज में है, मतलब कि सब कुछ बताएगा वो केस के बारे में, ठीक है। और ऐसे पर्सन को एकम्प्लिस बनाया जा सकता है, कुछ कंडीशंस के साथ उसको पार्डन फिर दे दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर कही गई है, और ये पावर किसके पास होगी? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास। ये सेक्शन कहाँ अप्लाई होता है? कोई भी ऑफेंस जो कि एक्सक्लूसिवली ट्रायल है कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू, या फिर कोर्ट ऑफ स्पेशल जज विच इज़ अपॉइंटेड अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952, या फिर कोई भी ऑफेंस जिसमें इम्प्रिजनमेंट 7 साल या उससे ज़्यादा की है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे पर्सन को एक पर्सन को एकम्प्लिस बनाया जा सकता है। उद्देश्य क्या होगा? ताकि पूरे केस के सर्कमस्टांसेस और पूरे केस के बारे में एक क्लियर और एक बहुत ही ट्रू डिस्क्लोजर मिल सके, ठीक है। जो भी मजिस्ट्रेट पार्डन देगा या एकम्प्लिस बनाएगा ऐसे पर्सन को, उसको इन रिटन रीजंस देने पड़ेंगे उसके, ठीक है। और उसे अपने रिकॉर्ड में ये भी बताना पड़ेगा कि जो भी उसे टेंडर किया गया है पार्डन को, या जो भी उसे कंडीशंस दी गई हैं, या जो भी उसे ऑफ़र दिया गया है, उसको उस पर्सन के थ्रू उसको उस पर्सन ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया, जो एक्यूज्ड है जिसे एकम्प्लिस बनाया जा रहा है, ठीक है। और अगर उसने कोई एप्लीकेशन दी है कि उसने, तो उसे फर्निश किया जाएगा, ठीक। कोई भी पर्सन है जिसे एकम्प्लिश बनाया गया है, ठीक है,
या जो भी टेंडर ऑफ पार्डन की कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहा है अंडर सेक्शन सब क्लॉज 1 सबसेक्शन 1, उसे वो उसकी फिर अब स्टेटस क्या होगा उसका। मान लीजिए एकम्प्लिस बन गया, ठीक है, उसने सारी कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली और टू डिस्क्लोजर के लिए भी वो राजी हो गया, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? उसे एग्जामिन किया जाएगा कोर्ट में एक विटनेस की तरह, मतलब कि ही विल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। ये बात एविडेंस एक्ट में भी लिखी हुई है, ठीक है। और उसे एक विटनेस की तरह कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा, किस कोर्ट में? उस मजिस्ट्रेट के सामने जिसने कॉग्निजेंस लिया है उस ऑफेंस का, या उसके किसी भी सब्सिक्वेंट ट्रायल में, यानी कि जो भी ट्रायल चलेगा उस कोर्ट में, उसमें उसे एज अ विटनेस एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर वो बेल पर है, बेल पर नहीं है उससे पहले, तो उसे कस्टडी में रखा जाएगा ऐसे पर्सन को, ठीक है। जब ऐसा कोई पर्सन जिसने टेंडर ऑफ पार्डन, देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से प्लीज़ देखिएगा, ऐसा कोई पर्सन जिसने पार्डन एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, और एग्जामिन किया जा चुका है अंडर क्लॉज 4, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जो कि ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले रहा है, बिना किसी एनी फर्दर इंक्वायरी के उस केस को कमिट कर सकता है ट्रायल के लिए किसी कोर्ट ऑफ सेशन में, या फिर कोर्ट ऑफ स्पेशल जज, जैसे कि हमने ऊपर रेफ़र किया था, ठीक है। अन्य किसी केस में ऐसे केस को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी मेक ओवर किया जा सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है विच इज़ गिवन इन सेक्शन 307, ठीक है, इस पूरे में अगर हम देखें तो यहाँ पर यही पूरा दिया हुआ है। टुडे वी हैव डिस्कस्ड दिस कंप्लीट दिस पोर्शन द वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द इंक्वायरीज, जनरल क्लॉजेज ऑफ इंक्वायरीज एंड ट्रायल। अभी इसके कुछ सेक्शंस और भी बचे हुए हैं, उसमें हम अभी डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो इससे रिलेटेड मेन सेक्शंस हैं, दीज आर सेक्शन 306 तक हम आज डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फ्रॉम सेक्शन 307 और उसके आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। होपफुली ये जो टॉपिक है आपका जनरल क्लॉजेस रिलेटेड टू ट्रायल्स एंड इंक्वायरीज, ये नेक्स्ट 2 क्लासेस तक और चलेगा। ओके, थैंक यू।